This is the second part of lesson number 5, History. We are going to start from Mutiny becomes a popular rebellion. What is the meaning of mutiny? First, when soldiers as a group disobey their officials in a army, कि जब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो रेबिलियन था, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा? पीजेंट्स के ऊपर, किंग्स के ऊपर, क्वींस के ऊपर, है ना। तो एक कॉमन मैन के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा। तो जब ये सारे लोग जो थे, जब सारे लोग ये इकट्ठे हो गए, एक कॉमन आर्मी बन गई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दुश्मन के लिए इकट्ठे होकर, राइज अप होकर, उनके अगेंस्ट होकर, सेम टाइम पे इकट्ठे होकर एक रेबेलियन शुरू किया। ठीक है, तो जब ये सारी कॉमन आर्मी बन जाती है, सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग आकर, तो इसको बोला जाता है म्यूटिनी। मीन्स कि जब सोल्जर्स जो है ग्रुप में इकट्ठे होकर डिसोबे करें अपने ऑफिशियल्स की आर्मी को, तो उसे बोला जाता है म्यूटिनी। ठीक है, इकट्ठे होकर ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट्स जो थे इंडिया के, वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी 1857 में कि अब लगभग 100 साल तक जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपनी कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब अपनी जीत या उनके प्रशासन को जो उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फेस किया था, तब उसके सामने अब मई 1857 में एक बहुत मैसिव रेबेलियन आ गया था। ठीक है, 100 सालों से वो एंजॉय कर रहे थे अपनी जीत को, अपने प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन अब लगभग बहुत बड़ा एक ऐसा मैसिव रेबेलियन स्टार्ट हो गया था मई 1857 में उनके सामने। तो अब क्या हुआ, अब उन्हें यूँ लग रहा था कि शायद अब उनकी प्रेजेंस जो है वो इंडिया में खतरे में आ गई है। तो सबसे पहला जो रेबेलियन शुरू हुआ था वो मेरठ में शुरू हुआ था सिपॉयज़ के द्वारा। तो ये याद रखने वाली बात है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ? मेरठ में शुरू हुआ। ठीक है, तो अब बड़ी पद्धर पे, बड़े लेवल पे जो आर्मी थी वो अलग अलग जगह से आकर इकट्ठी होगी। मेरठ में सबसे पहले हुआ, लेकिन अलग अलग जगह से भी इकट्ठी होकर तकरीबन जो 19th सेंचुरी तक सारी आर्मी एक इकट्ठी हो गई थी, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। अब देखो, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब मेरठ से दिल्ली तक जो रेवेलियन था वो कैसे आया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। 29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो उनको हैंग्ड टू डेथ की पनिशमेंट दी गई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने एक ऑफिसर के ऊपर अटैक किया है बैरकपुर में। जब सिपाहीज़ को इसके बारे में पता चला, तो सिपाहीज़ ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ, तो रेजिमेंट पहले क्या होता है? रेजिमेंट होता है जिसमें सारे सिपाहीज़ इकट्ठे रहते हैं और इनका एक ऑफिसर इनको ऑर्डर देता है और एक ग्रुप में वो इकट्ठे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेजिमेंट। तो मेरठ में जो सिपाहीज़ थे उन्होंने आर्मी ड्रिल को रिफ्यूज़ कर दिया, जो कि न्यू कार्ट्रिजेस बने थे वहाँ पर। तो आर्मी ड्रिल में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसका कुछ कारण था उनको यूज़ करने से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना एक जो एक कोडिंग की होती है, उस कोडिंग में उन्होंने देखा कि उसमें फैट ऑफ काउज एंड पिग्स को यूज़ किया गया है। अब उसको खोलने के लिए मुंह में डालना पड़ता था। तो जो हिंदूज़ थे वो काऊ की पूजा करते हैं, वो उसका मांस नहीं खा सकते, तो उसको मुंह में नहीं लगा सकते थे। एंड सेम फॉर द मुस्लिम्स, दे कांट यूज़ पिग्स बिकॉज दे वर्शिप पिग। ठीक है ना। तो अब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर 85 सिपाहीज़ को डिसमिस कर दिया गया और उन्हें 10 साल के लिए जेल में सज़ा दे दी गई। डेट वॉज हैपन्ड इन मई 9 मई 1857 पर क्या हुआ,
तुरंत 10 मई को, नेक्स्ट डे 10 मई को मेरठ की जेल में सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ में पहुंच गए और वहां से उन्होंने उन सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। उन्होंने जेल के ऊपर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उनकी गन्स को छीन लिया, उनकी बिल्डिंग्स में आग लगा दी, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया और तब उन्होंने डिक्लेयर किया वार ऑन द फिरंगीज। अब फिरंगी किसको बोला गया यहाँ पर, मतलब हम देख लेते हैं इसका। फिरंगीज मीन्स फॉरनर्स। द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब वो फॉरनर्स, फिरंगीज किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, फॉरनर्स के लिए। यहाँ पर कंटेम्प्ट वर्ड का मतलब आ जाता है कि सामने वाला वो इंसान जो किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट डिज़र्व ना करे, ठीक है, जिसके प्रति कोई भी मान सम्मान ना बचा हो, वैसे व्यक्ति, तो फिरंगी उनको बोला गया। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, द शोल्डर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू दियर रूल इन द कंट्री बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। अब ये था कि अंग्रेज़ों को तो वो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन अब इस लैंड के ऊपर फिर किसका कंट्रोल होगा, तो उनके मन में मुग़ल एम्पायर का नाम आया, बहादुर शाह जफ़र का। अब सिपाही रातों रात क्या हुआ, वो अर्ली मॉर्निंग 10 मई को सुबह सुबह दिल्ली के लिए पहुंच गए वहाँ पर, नेक्स्ट मॉर्निंग में, जल्दी आवर्स में ही ना, अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन वहाँ पर उनको मिलने नहीं दिया गया क्योंकि बहादुर शाह भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों के प्रति वो ना ही रिवॉल्ट करें, ना ही उनके सामने खड़े हों। लेकिन ज़बरदस्ती जो सारे ये सैनिक गए थे वहाँ पे, वो उनके रेड फोर्ट में घुस गए, उनसे मिलके फिर उन्होंने फोर्सफुली उनको अपना प्रोक्लेम किया, बहादुर शाह जफ़र को एज अ लीडर। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र अब मान गए। तो क्या हुआ वहाँ पर, बहादुर शाह जफ़र ने फिर वहाँ पर एक लेटर लिखा, ही रोट letters to all the chiefs and rulers to the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British। अब इनका सबका जिनका सेम एम था, इन्होंने सबको एक लेटर लिखा कि आप सारे इकट्ठे हो जाओ जाके, ताकि ब्रिटिशर्स की फ़ाइट के लिए, के प्रति फ़ाइट के लिए हम इकट्ठे हो सकें। इनका एक जो स्टेप उठाया गया था, इसने बहादुर शाह जफ़र द्वारा लिया गया एक सिंगल स्टेप जो था, वो एक ग्रेट इम्प्लीकेशन आ गई, इससे एक ग्रेट इफ़ेक्ट पड़ गया, इससे जो सारा स्वतंत्रता संग्राम था इसके ऊपर। अब क्या हुआ, मुग़ल डायनेस्टी जो थी हैड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स जो थे, अब इन्होंने, इनके ऊपर भी इनका कंट्रोल हो गया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना बहादुर शाह जफ़र के साथ ही जाके हाथ मिलाया जाए, जो स्मॉल रूलर्स थे। इन्होंने सोचा, क्योंकि इनको ये था कि अंग्रेज़ों के प्रति अब अगर आवाज़ उठाई जा रही है, तो अगर जो मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र जीत जाते हैं, तो कम से कम वो स्मॉल रूल तो करने के काबिल रह जाएंगे अपनी टेरिटरी के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया, जो कि अंग्रेज़ों को नहीं लगता था, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि उनके साथ ऐसा होगा। बट बहादुर शाह जफ़र्स डिसीजन टू ब्लेस द रेवेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया, रेवेलियन को एक बड़ा रूप दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से लोगों को इसका बहुत उत्साह मिला, लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंट आया, उनको उम्मीद जगी कि हाँ अब जो है वो रेवेलियन जो है एक नया रूप लेकर आएगा। द रेवेलियन स्प्रेड्स। अब देखो रेवेलियन कैसे स्प्रेड हुआ। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो दिल्ली से जब आए, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट modernized and took off a join other troops at nodal point like Delhi, Kanpur, Lucknow. After them, the people of the towns and the villages also rose up in rebellion. The railed round local leaders, zamindars, chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. अब यहाँ पर भी हर कोई छोटा बड़ा, चाहे गांव का है, चाहे कोई शहर का है, चाहे कोई फार्मर है, पीजेंट है, ठीक है, टाउन से, विलेज से, जो लोकल लीडर्स थे वो सारे जो हैं इकट्ठे हो गए किसके प्रति, फाइट करने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। यहाँ पर एक नाना साहब की बात भी की जाती है कि नाना साहब जो अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव थे, वो कानपुर के निकट रहते थे। इन्होंने भी अपनी आर्मी फोर्स बनाई और जो आर्मी फोर्स बनाई जिसमें ये देखा गया कि ब्रिटिशर्स को कैसे शहर से बाहर निकालना है। इन्होंने ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा,
एंड उन्होंने क्या किया, अपने आप को बहादुर शाह जफ़र के पास एज ए गवर्नर काम करने की बात की। लखनऊ में आए ब्रिटिश कौड़ा, ठीक है, कौन थे वो वाजिद अली शाह के सन थे। इन्होंने प्रोक्लेम किया, इन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र के साथ हाथ मिलाया। अब यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र जो थे, उनकी हिज मदर बेगम हज़रत महल टुक एन एक्टिव पार्ट, उन्होंने भी अपना एक एक्टिव पार्ट लिया। यहाँ पर एक बात आती झांसी रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिसके बारे में हमें पता है। इसमें भी हमने अब उनका साथ दिया इस फाइट में तांत्या टोपे ने, ठीक है, जो कि नाना साहब के जनरल थे, द जनरल ऑफ नाना साहब के जनरल थे वो तांत्या टोपे। उन्होंने इस फाइटिंग में उनका बहुत साथ दिया। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं अमरावली लोधी की, अवंतीबाई लोधी, सॉरी, अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ की, ठीक है, जो की रानी थी, और इन्होंने मध्य प्रदेश से अंग्रेज़ों के प्रति आवाज़ उठाई थी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर रिवेल करने लग गए थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बुरी तरह से हार चुके थे। उन्हें यूँ लग रहा था कि अब हमारी जो आर्मी है वो ख़त्म होती जा रही है। ऑन 6 अगस्त 1857 क्या हुआ, वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने जो है उसने अपने कमांडर इन चीफ को एक अपना डर भरी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करके भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे लोग जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और ये एंडलेस फाइटिंग है, जिसमें हर गांव का जो व्यक्ति है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। जो ज़मींदार है रीज़न टू अपोज अस, वो सारे हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इस तरह से उनका वो डर उस लेटर में दिखाई दे रहा था। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत से नए लीडर्स आ गए थे। अहमदुल्ला शाह एक मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, मतलब ये सारे जो थे, जैसे हम देखो गाजीज आगे रिलीजियस वेरियस जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए। भक्त खान यहाँ पर एक शोल्जर है जो कि बरेली से था, वो भी अपने सारे फाइटर्स को, फोर्स ऑफ फाइटर्स को लेकर यहाँ पर दिल्ली में आ गया। एक ही मिलिट्री की स्थापना की रेबेलियन के तौर पे इन बिहार। ओल्ड जमींदार कन्वर सिंह भी यहाँ पर आ गया, रिवेल किया उन्होंने अपने सिपाहियों को मिलाकर। तो इस तरह से मिलजुल कर सब ने अंग्रेज़ों के प्रति जो है रिवेल करना शुरू कर दिया। अब देखो द कंपनी फाइट्स बैक, अब कंपनी ने अपनी फाइट बैक करनी शुरू की। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेनफोर्समेंट की बात की इंग्लैंड से, कि मतलब हमें फोर्स और दी जाए, हमें लड़ाई करने के लिए हथियार और दिए जाए, इन चीज़ों की उन्होंने डिमांड की, ठीक है। अब क्या हुआ, Delhi was captured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई। और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल जो कि बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया गया, ठीक है। और यहीं पर बहादुर शाह जफ़र 1862 में उनकी नवंबर में डेथ हो गई। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद इसका मतलब ये नहीं था कि रेबेलियन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, नहीं। अब क्या था, द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस टू पॉपुलर रेबेलियन। इसको रोकने के लिए उन्होंने, मैसिव फोर्सेस को रोकने के लिए फाइट की 2 साल तक। लेकिन लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड। अब उनको भी, रानी लक्ष्मीबाई को भी 1858 में मार दिया गया, लखनऊ अपने अंडर कर लिया गया। इसी तरह से अवंतीबाई को भी इन्होंने मार दिया, शहीद हो गई। कहा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को मारना नहीं, उनको शहीद बोला जाता है कि वो वीरांगना थी एक। तांत्या टोपे को जंगलों में escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in अप्रैल 1859। कौन, तांत्या टोपे। अब यहाँ पर आकर वो अप्रैल 1859 में इनको भी मार दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट अ विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज एनकरेज डिसर्शंस। The British also tried their best to win back the
ऑफ द पीपल। द अनाउंस्ड रिवार्ड्स ऑफ लॉयल लैंड होल्डर्स, इन्होंने कहा कि अब जो मतलब अमीर लोग हैं या लॉयल लैंड होल्डर्स हैं उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी, जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनके अनुसार उनको दे दी जाएगी। तो इस तरह से इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, अगर वो किसी ब्रिटिशर्स को नहीं मारेंगे तो उनको भी दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड, वो उनको उनकी लैंड मिल जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने सिपॉइज़ को रिवेल करने के लिए नवाब्स को, राजास को मतलब 100 ऑफ सिपॉइज रेबल्स, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड कर दिए गए, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन उनको लालच दिया गया कि अब वो सेफ़ हैं, उनको दियर राइट्स और क्लेम्स ऑफ लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, उनसे उनसे उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने वापस रिवेल ख़त्म करने के लिए कंपेल किया। अब देखो आफ्टर मैथ, अब रिवेल के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर। अब द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे कुडंट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज। अब सेम पॉलिसीज के साथ नहीं चल सकते थे, तो यहाँ पर एक पॉलिसी बनाएगी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1859, जिसमें बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो पावर्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई है, मतलब वहाँ की जो क्वीन है उनको दे दी गई हैं। जो सारी मैटर्स हैं वो ब्रिटिश कैबिनेट देखेगा, ठीक है। एक काउंसिल बना दी गई, बोला गया कि एक एडवाइस के लिए कोई भी काउंसिल होगी। अब काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोला गया। जनरल जो जनरल गवर्नर जनरल थे उनकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, उसके टाइटल का नाम कर दिया गया वाइस रॉय। अब वाइस रॉय भी अंडर द वो भी रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, जिसके पास कंपनी का क्राउन है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड रूल क्या बना, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द country were assured that their territory would never be annexed। अब उनकी टेरिटरी को कभी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनकी टेरिटरी पर किंगडम पर चाहे वो मतलब उन्होंने डॉक्टरेट सन है या उनका अपना नेचुरल सन है या नहीं है, तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रशासन किसके अंडर करना होगा, ब्रिटिश क्वीन के अंडर, उनकी सॉवरेनिटी को देखना होगा। फिर बनाया गया कि प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स को कम किया जाएगा, यूरोपियन शोल्डर्स वुड भी इंक्रीज होंगे, इसमें इंक्रीज़ किया जाएगा। अवध बिहार या सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया के शोल्डर्स की जगह यहाँ पर गोरखा, सिख्स एंड पठान्स को ज़्यादा रिक्रूटमेंट दी जाएगी, उनको ज़्यादा भर्ती किया जाएगा। फिर एक इन्होंने रूल बनाया कि द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज confiscated on the large scale and they were treated such as suspicion and hostility, क्योंकि ये माना जाता था कि जो मुस्लिम्स हैं ये भी रेबेलियन में सबसे बड़ा रोल इनका था, इसलिए कि इनको अब रिस्पेक्ट दी जाएगी। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया, कि हाँ वो रिस्पेक्ट करेंगे अब भारतीय लोगों के जो कस्टम्स हैं उनको। पॉलिसीज़ वर मेड और टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स, कि हाँ वो उनके लिए अपनी पॉलिसीज़ बनेंगी। राइट ओवर दियर लैंड्स, उनका अपनी लैंड के ऊपर जो है वो अधिकार होगा, उनकी किसी भी बात में ब्रिटिशर्स जो हैं वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। अब इस तरह से एक नया फेज हिस्ट्री में आया जो कि आफ्टर 1857 में आया, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हिस्ट्री में। यहाँ पर एंड होता हमारे इस लेसन का। अब इस लेसन को आप पढ़िए और समझिए।